नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ इन दिनों अवकाश पर विदेश में हैं, लेकिन इधर भारत में हाईकोर्ट के जजों ने अदालतों का शायद संघीकरण शुरू कर दिया है और ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसके बाद आश्चर्य होता है कि एक जज की भावना और सोच ऐसी हो सकती है क्या? क्या ऐसा होना चाहिए? खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी हैरान है अपने जजों के इस तरीके के टिप्पणी पर, इस तरीके के आदेश और फैसले पर। एक खबर काफी तेजी से फैली थी, एक खबर और आज फैल गई है। मामला आप जरूर जानना चाह रहे होंगे, हमने क्यों कहा हाईकोर्ट के जजों ने अदालतों का संघीकरण करना शुरू कर दिया है। दरअसल आप सबको जानकारी होगी कि कैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि उस पीड़िता का कुंडली पता करके बताइए कि वो मांगलिक है या नहीं। क्या अदालत अब फैसले लेने के लिए कुंडली का सहारा लेगी? और जब यह जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को विदेश में बैठे हुए मिली तो उन्होंने सुबह सुबह अपने बाकी जजों को सुप्रीम कोर्ट में निर्देशित किया कि हमने एक बेंच गठित की है और जल्द से जल्द इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाइए। और सुओ मोटो के साथ वह फैसला रुका भी, लेकिन इसके बाद भी हाईकोर्ट के जज अपनी आदतों से बाज नहीं आए। एक और जज हैं गुजरात के, उन्होंने एक टिप्पणी की है और उसके बाद वकील से लेकर अलग अलग हलकों में इस बात की चर्चा है, क्या अदालतों का संघीकरण होने लगा? क्या हिंदुत्व के आधार पर, कट्टरपंथ के आधार पर अब जज फैसला लेंगे? अपने स्क्रीन पर जरा देखिए, डीएनए की खबर है। इसमें हेडलाइन है, मनुस्मृति पढ़िए, 17 साल की लड़कियां देती थी बच्चे को जन्म, जानिए हाईकोर्ट ने क्यों कही है सुनवाई में ऐसी बात। जो भी कारण हो, जिस लहजे में कहे गए हो, लेकिन इस तरीके के तर्क देना क्या किसी जज को शोभा देता है? मामला क्या है? मामला यही है कि गुजरात हाईकोर्ट में एक पिता अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांगने गया था। उनकी बेटी के साथ रेप हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई और उस लड़की की उम्र जो है महज 17 साल है और ऐसे में 7 महीने की प्रेग्नेंट उस बेटी के लिए वो एबॉर्शन के आदेश मांगने गए थे। और इस संबंध में कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसे और डिटेल में जरा आप देखिए अपने स्क्रीन पर, और इसी को लेकर बड़ा सवाल है। डीएनए ने इस मामले में लिखा है कि पिता को बेटी के गर्भवती होने की जानकारी 7 महीने बीतने के बाद मिली तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में उन्होंने बेटी की उम्र को ध्यान में रखकर भ्रूण के मेडिकल टर्मिनेशन की इजाजत मांगी। नाबालिग के पिता की तरफ से पक्ष रख रहे सीनियर एडवोकेट सिकंदर सैयद ने गर्भ के मेडिकल टर्मिनेशन पर जोर दिया। इस पर जस्टिस समीर जे दवे ने मौखिक रूप से कहा, पुराने समय में यह सामान्य बात थी कि लड़कियों की शादी 14-15 साल की उम्र में हो जाती थी और वे 17 साल की उम्र तक एक बच्चे की मां बन जाती थी। आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको इसके लिए एक बार मनुस्मृति पढ़नी चाहिए। इसका मतलब क्या है? क्या आप नाबालिग के साथ हुए इस कुकृत्य को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? जज साहब की ऐसी टिप्पणी, वो भी मनुस्मृति को इस दौर में लाना क्या मायने रखता है? क्या हाईकोर्ट के जज अब अदालतों का वाकई में हिंदुत्वकरण या संघीकरण करना चाहते हैं? क्या ऐसे हमारी अदालतें काम करेंगी? गुजरात हाईकोर्ट का यह मामला है। यूपी में इलाहाबाद हाईकोर्ट, गुजरात में गुजरात हाईकोर्ट, इन अदालतों के जजों के निर्णय या आदेश काफी चर्चा में रहते हैं। गुजरात की निचली अदालतों से लेकर हाईकोर्ट तक में राहुल गांधी खुद इंसाफ के लिए गुहार लगाते फिर रहे हैं। बहस जारी है, बावजूद इसके मानहानि केस में अधिकतम सजा देकर हर अदालत यही कह रहा है कि राहुल गांधी को ठीक सजा मिली है। तो गुजरात हाईकोर्ट के जज हों या निचली अदालत के जज हों, चर्चा में तो बने हुए हैं। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज कुंडली की मांग करके खुद को हास्यास्पद तो बना ही रहे हैं। कुंडली वाले मामले पर जरा डिटेल में देखिए क्या हुआ था, कैसे विदेश में सीजेआई चंद्रचूड़ हरकत में आ गए। उन्होंने देखा कि शनिवार को सुबह सुबह विदेश से ही सीजेआई चंद्रचूड़ को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 23 मई के उस आदेश की जानकारी मिली जिसमें हाईकोर्ट ने लखनऊ विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के हेड को एक महिला की कुंडली की जांच करने का निर्देश दिया था, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वह लड़की मांगलिक है या नहीं। जानकारी के मुताबिक सीजेआई चंद्रचूड़ को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से संपर्क किया और उस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लेकर बेंच का गठन कर सुनवाई के निर्देश दिए।
सीजेआई के निर्देशों के बाद जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच ने 3 बजे यह सुनवाई की और इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की सुनवाई पर रोक लगा दी। तो इस तरीके से सीजेआई हरकत में आए हैं, लेकिन वो एक मामले से निपट रहे हैं, दूसरा मामला सामने आ जा रहा है। अब हाईकोर्ट के जजों को सीजेआई ही दुरुस्त कर सकते हैं। हम लोग तो आम लोग हैं, हमारी टिप्पणी का पता नहीं कौन सा केस ला दिया जाए और हम लोग सलाखों के पीछे चले जाएं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ी उम्मीदें हैं। क्या जज साहब को यह समझ में नहीं आ रहा कि उनके जो मुखिया हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो खुद इन सब फैसलों से, इन सब आदेश से निराश हो रहे हैं, हताश हो रहे हैं? क्या उनके ही बातों की अवहेलना हो रही है? तमाम ऐसे सवाल उठने लगे हैं और लोगों ने टिप्पणी भी शुरू कर दी है। कुछ ट्वीट है, जरा हम आपको अपने स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए आप, प्रवेश जैन ने ट्विटर पे लिखा है, लाइव लॉ ने इसको कमेंट किया था, तो लाइव लॉ के कमेंट पर ही इनका भी रिप्लाई आया है। दरअसल लाइव लॉ ने अपने ट्वीट में उनके ही स्टेटमेंट को कोट किया, जो दबे साहब जज हैं उनके स्टेटमेंट को कोट किया। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, आस्क योर मदर और ग्रेट ग्रैंड मदर। 14-15 was the maximum age for getting married. The child used to take birth before the age of 17. Girls get matured before boys. You will not read it, but do read Manusmriti once for this. गुजरात हाईकोर्ट की यह टिप्पणी है। यही कहा जा रहा है कि हम लोग 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, लेकिन आप अपने माता से या फिर ग्रेट ग्रैंड मदर से, अपने दादी से, परदादी से जाकर पूछिए कि 14-15 साल अधिकतम उम्र हो जाती थी जिसमें शादी कर दिए जाते थे। बच्चे जो हैं 17 साल से पहले हो जाया करते थे और गर्ल्स जो हैं बॉयज से पहले मैच्योर हो जाया करती थी। आप एक बार मनुस्मृति पढ़ लीजिए। क्या ऐसी टिप्पणी कोई जज करेगा? मनुस्मृति पढ़ लीजिए और इतने सेंसिटिव मामले पर इस तरीके से उनकी टीका टिप्पणी होगी। वैसे भी आजकल अदालतों में जज साहब की टिप्पणी काफी चर्चे में रहती है। खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने भी कई बार सम्मेलन में कहा है कि हमारे जज साहब टिप्पणी देते वक्त जरा सावधान रहे, क्या बोल रहे हैं वो सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि चीजें अब वायरल होती। तो अब ऐसे में गुजरात हाईकोर्ट की टिप्पणी हो या फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की टिप्पणी हो, ये अब विवादों का कारण बनता जा रहा है। ऐसे में इनसे निष्पक्षता की क्या उम्मीद करें जब यह सेंसिटिव मामले में, अब दोनों मामला कहीं ना कहीं रेप से जुड़ा हुआ है और ऐसे में मांगलिक होने के क्या सबूत हैं, कुंडली मांगी जा रही है। दूसरी तरफ ये टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं उनके पिता, मेरी बेटी के साथ गलत हुआ, वो प्रेग्नेंट हो गई, हम नहीं चाहते हैं कि ये बच्चा रखे। तो इस मामले में मनुस्मृति पढ़ने की सलाह दी जा रही है। तो हैरान करते हैं ऐसे फैसले। इस पर जब प्रवेश जैन के हम कमेंट दिखा रहे थे आपको, what kind of comment our high court judges are making in the court these days should be matter of concern for lawmakers and Supreme Court, highest court of the land. Constitutions is only reference book for any problem or issue before court. Supreme Court must take on its own and condemn these comments which should not be made in court. Of course, you can mention in some public platform which also is condemnable. प्रवेश जैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि हाई कोर्ट के जज इन दिनों किस तरीके के कमेंट करने लग गए हैं, और यह जो है लॉ मेकर्स के लिए और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए ध्यान देने वाला है। संविधान में जो बातें लिखी गई हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाती हैं और उसके आधार पर ही कोई एक्शन होता है। लेकिन वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे टिप्पणी करने वाले जजों पर और इस तरीके के फैसले देने वाले जजों पर कुछ एक्शन ले, कुछ करे, क्योंकि सीजेआई चंद्रचूड़ इसके लिए जाने जाते हैं। वो गलत देखने पर विदेश से बैठकर भी एक्शन ले सकते हैं और उन्होंने कुंडली वाले मामले में लिया है, तो गुजरात हाईकोर्ट के मामले में भी इस तरीके के सख्त एक्शन की जरूरत है। जजों को रोकें, वो इस तरीके की टीका टिप्पणी ना करें। मनुस्मृति की बात बताएंगे, कुंडली देखने की बात बताएंगे, सवाल तो उठेगा ही। और इसलिए कहा गया है कि जब पब्लिक में कोई इस तरीके की बातें कर देता है तब उसकी निंदा होती है। ये तो हाईकोर्ट के जज हैं, इसलिए इनकी तो निंदा होनी ही चाहिए और सीजेआई को भी इस मामले में एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद एक ट्वीट हमने और देखा, राजीव कुमार ने लिखा है, अनलेस सीजेआई पुट्स एन एंड टू दिस bootleggery in the name of judicial autonomy, it will spell an end of constitutionalism. राजीव कुमार ने कहा, जब तक सीजेआई न्यायिक स्वायत्तता के नाम पर चल रहे इस अवैध टिप्पणी वाले जजों पर कोई कार्रवाई करेंगे या फिर अवैध कारोबार जो अदालतों में शुरू हो गया है
उन पर लगाम लगाएंगे तब तक कहीं देर ना हो जाए, तब तक हमारा जो संवैधानिकता है वो कहीं खत्म ना हो जाए। इन तमाम चीजों पर गौर करने की जरूरत है। इसके अलावा कई और यूजर्स कमेंट कर रहे थे कि जरा निचली अदालतों पर भी गौर कीजिए, वहां के जज भी ऐसे ही डिसीजंस ले रहे हैं, ऐसे ही रिमार्क्स दे रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं जो कि संवैधानिकता के खिलाफ भी प्रतीत होता है। अब सवाल यहाँ यह खड़े हो रहे हैं कि जब तक अवकाश खत्म होंगे तब तक क्या जजों के इस तरीके से मनमानी चलती रहेगी? क्या विदेशों में छुट्टी का आनंद ले रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अब रोज सुबह उठकर अपने अदालतों की कार्यवाही देखेंगे, अखबारों में टिप्पणी देखेंगे कि जज ने क्या कहा नहीं कहा और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा? तमाम ऐसे सवाल उठने लगे क्योंकि जैसे ही हमारे देश में आपने देखा है कि बीते 8-9 सालों में हिंदुत्व के नाम पर, कट्टरपंथ के नाम पर कैसे कैसे एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, तो अब क्या अदालतों में भी यही हिंदुत्व, यही संघी मुद्दे सामने रहेंगे? अदालतों का संघीकरण किया जाएगा? तमाम ऐसे चिंताएं अब उभर कर सामने आने लगी हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कोई ना कोई कड़ा एक्शन लेना होगा, जैसा कि उन्होंने कुंडली वाले मामले में लिया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।